स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑर्गन कल्चर बताने वाले हैं। बीएससी थर्ड ईयर में जो ऑर्गन कल्चर होता क्या है। तो ऑर्गन कल्चर के लिए आप लोगों को जो मैंने कल्चर सिखाए थे, जिसमें से आज मैं एम्ब्रियो कल्चर के बारे में बताने वाली हूँ। ऑर्गन कल्चर में जो एम्ब्रियो कल्चर होता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं हिंदी में कि भ्रूण संवर्धन क्या कहलाता है। तो भ्रूण संवर्धन से संबंधित सर्वप्रथम इसको किसने दिया था? 1904 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैनिंग, वैज्ञानिक का नाम है हैनिंग, ने भ्रूण संवर्धन पर महत्वपूर्ण कार्य किए थे और उन्होंने क्रूसीफेरी के रेफिनस नामक कोकेलेरिया नामक के में जो कोकेलेरिया नामक पौधा है, इसकी जाति है, मतलब जो उस पौधे में के परिपक्व भ्रूणों का कल्चर प्रयोगशाला में करके सफलता से प्राप्त किया, मतलब सफलता से उस पर प्रयोग किया। तो उन्होंने वो जो प्रयोग किया, प्रयोग से हमें क्या तात्पर्य होता है कि डाइट्रिक 1925 नामक वैज्ञानिक ने, जो डाइट्रिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खनिज लवक एवं शर्करा युक्त पोषक मीडियम पर भ्रूणों का संवर्धन तैयार किया और उन्होंने देखा कि इस प्रकार के भ्रूण सामान्य वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। खनिज लवक, ठीक है, और भ्रूणों का संवर्धन उन्होंने तैयार किया, पोषक मीडियम तैयार किया और उन्होंने क्या किया, उनके अनुसार देखा कि वे खनिज लवक एवं शर्करा युक्त पोषक मीडियम पर भ्रूणों का एक संवर्धन कल्चर तैयार किया। उन्होंने देखा कि इस प्रकार के भ्रूण सामान्य वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, मतलब हम नॉर्मल प्रकार का भ्रूण इससे बन गया है। तो ये कौन सी सामान्य वृद्धि कहलाई भ्रूण की। लेबेक, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने, क्योंकि कई साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रयोग किए अपने, तो लेबेक नामक वैज्ञानिक के अनुसार लाइन्स, जो लाइनम है, लाइनम प्रकार की जाति है, जो पौधा की जातियों में जब इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराया गया, दोनों में इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराया गया, तो उन्होंने प्राप्त बीज, मतलब उससे जो हमें नए सीड्स, जो आगे के जनरेशन में जब संकरण कराते हैं क्रॉस, तो हमें जो आगे के प्राति में जो मतलब हमें जो प्राप्त होते हैं नए बीज, सीड, जो नई जनरेशन से बहुत अधिक झुर्रीदार प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं वो बीज? बहुत अधिक झुर्रीदार होते हैं, जिनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। तो उन बीज में क्या है, मतलब सामान्य रूप से वृद्धि कर ली, ग्रो कर लिए, फिर उन्होंने संकरण करा, उन्होंने बता दिया। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि दो के मध्य अगर हम क्रॉस कराते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराने पर जो बीज प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं? झुर्रीदार सीड होते हैं, जिसमें अंकुरण की क्षमता नहीं है। उन्होंने क्या किया, ऐसे बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती है। उन्होंने इस प्रकार के बीजों से भ्रूणों को पृथक करके सुक्रोज एवं ग्लूकोज युक्त पोषक मीडियम पर संवर्धन किया। काय पर? सुक्रोज एवं पोषक मीडियम पर। अब इन वाले बीज के भ्रूणों को, ठीक है, भ्रूणों को पृथक करके सुक्रोज एवं ग्लूकोज युक्त पोषक मीडियम पर संवर्धन किया और सफलता प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस विधि द्वारा इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से संकरण पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब संकरित पौधे तो आपने प्राप्त कर लिए संकरण कराने से, लेकिन उन्होंने यही बता दिया कि आधुनिक युग में पादप अभिरंजकों द्वारा यह विधि अपनाई जाती है। इस प्रकार भ्रूणों के संवर्धन से उनमें विकास के लिए पोषक तत्वों का भी पता लगाया जा सकता है कि विकास करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व इसके लिए आवश्यक होते। ठीक है, तो क्लियर है आपको कि इसमें हमें क्या बताना होता है। संवर्धन मीडियम में भ्रूण के संवर्धन तैयार करने के लिए कि अलग अलग सीड्स पर, अलग अलग भ्रूणों पर, अलग अलग संवर्धन मीडियम पर उनको कल्चर किया गया, उनको संवर्धन तैयार किया गया और कैसे सीड्स ने ग्रो किया, कब सीड्स ने ग्रोथ नहीं किया, ये भी बताया गया। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों युक्त पोषक मीडियम पर भ्रूण संवर्धन आसानी से कराया जा सकता है, किंतु तरुण पौधों को इस विधि द्वारा आसानी संवर्धित नहीं किया जा सकता। किंतु तरुण पौधे हैं, उनको संवर्धित आसानी से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनमें पोषण के लिए, भोजन के लिए
विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का पता लगाना कठिन होता है कि उन्हें कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है। आप वही तो उसको देंगे, तब तो वो जल्दी से अंकुरित होगा, जर्मिनेट होगा और वृद्धि करेगा। ठीक है, तो मतलब तरुण भ्रूणों को इस विधि द्वारा आसानी संवर्धित इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का पता लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, और भ्रूण संवर्धन के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या बताया, क्योंकि भ्रूण अथवा अपना भोजन सदैव भ्रूण पोष जिसमें वो रहता है, किसमें रहता, भ्रूण पोष जो मैंने आपको प्रॉपर बताए हैं, तथा बीजांड के अन्य ऊतकों से प्राप्त करता है। ठीक है, भ्रूण संवर्धन के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे नॉर्स्टोक ने जौ, जोहरी एवं बाजरा ने कुस्कुटा के भ्रूणों में संपूर्ण मतलब इन जो जातियां हैं ये डेंड्रोप्टी तथा माहेश्वरी ने बताया कि इनने जो कुस्कुटा के भ्रूणों के संवर्धन के ऊपर के अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए, जिसके आधार पर स्पष्ट हो गया है कि भ्रूण संवर्धन की तकनीकी द्वारा मतलब भ्रूण संवर्धन की तकनीक जो हमने अपनाई, इस तकनीकी द्वारा क्या, भ्रूण का परिपक्व अवस्था में अथवा उससे पूर्व वाली अवस्था में तो संवर्धन किया जा सकता है। जब वो मैच्योर हो जाता है भ्रूण, तब उसका संवर्धन तैयार किया जा सकता है। इवन जब वह मैच्योर होने के बाद प्रयोगात्मक कार्य से उन्होंने बताया पूर्व या फिर उसके पहले उस अवस्था में उसको संवर्धन किया जा सकता है। किंतु जाइगोट अथवा प्रोएम्ब्रियोनिक अवस्था में, जाइगोट या प्रोएम्ब्रियोनिक अवस्था में भ्रूण का परिपक्व अवस्था तक संवर्धन करना संभव नहीं हो पाता। किंतु जाइगोट अथवा प्रोएम्ब्रियोनिक अवस्था में, जाइगोट की और प्रोएम्ब्रियोनिक अवस्था जो आती है प्रोएम्ब्रियो की, जब एम्ब्रियो तैयार होता है कि मैं भ्रूण का परिपक्व अवस्था तक संवर्धन करना संभव नहीं हो सकता। मतलब उस अवस्था से, प्रोएम्ब्रियो अवस्था से मैच्योर अवस्था तक उसका संवर्धन हमें तैयार करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार से ये मैंने एम्ब्रियो कल्चर बताया कि हम एम्ब्रियो कल्चर के लिए उसके पोषक मीडियम को, कि हमें किस प्रकार का पोषण उसको देना है, ये भी नॉलेज होना चाहिए। और इस प्रकार से हमने आपको आज एम्ब्रियो कल्चर बता दिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।